जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे ग्रंथि नामक टॉपिक को। ग्रंथि हमारे शरीर में थैली जैसी संरचनाएं पाई जाती है जो रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है। ग्रंथियां रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है और ये रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, या तो एंजाइम हो सकता है या तो फिर हार्मोन हो सकता है। अब ये ग्रंथियों को जो है हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। जो एंजाइम स्रावित करेंगे उसको अलग रखेंगे, जो हार्मोन स्रावित करेंगे उसको अलग रखेंगे। तो पहला आता है बहिर्स्रावी ग्रंथि। पहला आता है बहिर्स्रावी ग्रंथि। ये बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होता है? ये एंजाइम स्रावित करता है और एंजाइम स्रावित करता है तो ये रक्त में ना मिल जाए इसके लिए अलग से इसमें नलिकाएं पाई जाती है, नस जो है पाई जाती है। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम स्रावित करता है, इसमें नलिकाएं होती है और ये रक्त के संपर्क में नहीं आता है। दूसरा आता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है और ये सीधे रक्त में ही स्रावित होता है। हार्मोन रक्त में ही स्रावित होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, और इसी के चलते इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि में नलिका पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये रक्त के साथ मिला होता है। तो रक्त के साथ मिला हुआ है तो रक्त नस में कूद पाता है, वो सीरा और धमनी में, तो उसके साथ ये भी जो सो पूरे शरीर में संचरित होते रहता है। अगला आता है मिश्रित ग्रंथि, जिसको कहेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड एंजाइम भी स्रावित करेगा और हार्मोन भी स्रावित करेगा। मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि एंजाइम भी स्रावित करेगा और हार्मोन भी स्रावित करेगा। ग्रंथि को कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में। बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम स्रावित करता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि में नलिकाएं होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि रक्त के संपर्क में नहीं रहता है। दूसरा आता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है सो हार्मोन स्रावित करता है, ये नलिकाएं इसमें नहीं होती है, ये सीधे रक्त के संपर्क में आ जाता है। तीसरा आता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करते हैं। मिश्रित ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करते हैं। अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा कि ये बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत कितने की ग्रंथियां आती है, अंतःस्रावी के अंतर्गत कितने आती है, मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत कितने आती है और ये कहाँ पाए जाते हैं, साथ ही साथ इनका कार्य क्या है। तो इनको अलग अलग से हम लोग देख लेते हैं। पहला देखेंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि, तो इसको देखते हैं। पहले इसको एक बार स्क्रीन अब हम लोग देख लेंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि का मतलब लोगों को लगता है कि ये शरीर के बाहर होगा, इसलिए बहिर्स्रावी ग्रंथि नहीं। बहिर्स्रावी ग्रंथि का मतलब है कि इससे जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होगा ये रक्त से बाहर होगा, रक्त में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि में सबसे पहले कान में आता है सेरुमिन ग्रंथि। कान में कौन सा ग्रंथि आता है? सेरुमिन ग्रंथि। ये कान में पाया जाता है और ये मोम का निर्माण करता है। जितने कान में गंदगियां वगैरह जाती है उसको अवशोषित कर लेता है और चिपका लेता है, अंदर नहीं जाने देता है। तो कान में कौन सा ग्रंथि? सेरुमिन ग्रंथि। किसका निर्माण करता है? ये मोम का निर्माण करता है। सबसे पहला हमने बहिर्स्रावी ग्रंथि में सेरुमिन ग्रंथि किसका निर्माण करता है? मोम का। कहां पाया जाता है? कान में। दूसरा आता है लेक्राइमल ग्रंथि। दूसरा आता है लेक्राइमल ग्रंथि जो आंख के ऊपरी भाग में पाया जाता है। लेक्राइमल ग्रंथि आंख के ऊपरी भाग में पाया जाता है और ये आंसू का निर्माण करता है। आंसू के निर्माण के लिए कौन सा ग्रंथि उत्तरदायी है? लेक्राइमल ग्रंथि। यहाँ पे आंसू तो बन गया लेक्राइमल ग्रंथि के द्वारा। नाक के बगल में यहाँ पे जो है सो एक मांस की टुकड़ा जैसी संरचनाएं रहती है जिसका नाम है पंकटम। लाल कलर का यहाँ से निकलता है पंकटम। पंकटम क्या करता है? ये जो लेक्राइमल ग्रंथि द्वारा आंसू बना है इसको अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और नाक में भेज देता है। और इसी के चलते जब आदमी रोता होता है तो उसके बाएं तरफ में बैठना चाहिए, वरना आंख से जो आंसू निकल रहा है ऑब्जर्व किया जाएगा, पंकटम के द्वारा निकलेगा नाक से, फेस गंदा हो जाएगा। समझ में आ गया? और यहाँ आंख से जो आंसू निकलता है इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम नामक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम, है ना। तो यहाँ पे देख लिया लेक्राइमल के बारे में। लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, आंसू का निर्माण करता है, पंकटम नाक में भेज देता है ना। चलो
ये लाइसोजाइम क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ आ जाते हैं यदि, तो उसको मारने का कार्य करता है। तो यहाँ में लाइसोजाइम याद रखिएगा। आगे आता है आंत के ही निचला भाग में, यहाँ पे मेबोमियन ग्रंथि, मेबोमियन ग्रंथि आंख में ही पाया जाता है और ये तेल तथा कीचड़ का निर्माण करता है, तेल तथा कीचड़ का। आंख में धूल वगैरह जो भी अंदर चला जाता है उसको सभी को जो इकट्ठा करके इधर बाहर कीचड़ का निर्माण कर लेता है और आंख को इस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। तो आंख में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, निचले भाग में मेबोमियन ग्रंथि। अब 3 को देख लिया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम लोग देखते हैं चौथा ग्रंथि, आगे कौन सी। अब देखेंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि का जो चौथा ग्रंथि है, उसको चौथा ग्रंथि आता है स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि पसीना निर्माण करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में पसीना निर्माण के लिए कौन सा ग्रंथि उत्तरदायी है, स्वेद ग्रंथि। पसीना के लिए कौन सा ग्रंथि उत्तरदायी है, स्वेद ग्रंथि। ये स्वेद ग्रंथि तापमान के कारण जो सो सक्रिय हो जाता है। यदि हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाए, जैसे हम धूप में बैठे हैं तो शरीर का तापमान बढ़ेगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा। और धूप में नहीं बैठे, किसी चीज के बारे में टेंशन हो गया है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और घर्षण के कारण जो है हमारे शरीर का आंतरिक तापमान बढ़ेगा तो भी पसीना आएगा। अब फिक्र में एकदम बैठे हुए सोच रहे हैं, एकदम अजीब टाइप का महसूस कर रहे हैं, तो भी पसीना का निर्माण होगा, क्योंकि स्वेद ग्रंथि तापमान के कारण जो है सो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ये पसीना लाने में मदद करता है। आगे आता है 5वां नंबर तेलीय ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि सीबम नामक पदार्थ स्रावित करता है और ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो चेहरे में पाया जाता है और ये सीबम क्या होता है, सबसे ज्यादा नाक में पाया जाता है। अब किशोरावस्था के दौरान ये तेलीय ग्रंथि सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अब सीबम नामक एकदम दंदना के बनता है, खूब ज्यादा बनता है। अब सीबम बनने के बाद क्या होता है, लड़की लोग क्या करती है कि यहाँ पे गोरा वोरा होने के लिए पचोड़ा लगा लेती है, खूब मने मेकअप कर लेती है। अब मेकअप करने से क्या होता है कि सीबम नामक पदार्थ जो है बाहर निकल ही नहीं पाता है, जिसके कारण चेहरे में बहुत बड़े बड़े जो है मुहासे जो है ना, फुंसियां वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। पंछियों के पंख में सीबम नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण उनके पंख जो है जल्दी भींगते नहीं है। वर्षा हो रही है, भींग गई, एक बार फड़फड़ा दिया, सारा पानी गायब। किसके कारण, सीबम के कारण। किसके कारण, सीबम के कारण। तो आगे स्वेद ग्रंथि, उसके बाद तेलीय ग्रंथि। अब आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं, हमारे मुख में पाए जाते हैं। ये लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी। ये एमाइलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है जो शर्करा को, चोकर को पचाने में मदद करता है। एमाइलेज किसको पचाता है, चोकर को पचाता है। आगे आता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि और ये लार ग्रंथि के बारे में और डिटेल से हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, क्योंकि पाचन तंत्र में ये दोनों का अहम भूमिका रहता है। तो जठर ग्रंथि से भी ये अमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथि अमाशय में जठर रस स्रावित करता है। इसमें HCl, रेनिन, पेप्सिन ये सारे पदार्थ आते हैं। रेनिन क्या करता है, एक प्रोटीन को पचाता है, लेकिन दूध में जो प्रोटीन उपस्थित रहते हैं, दुग्ध प्रोटीन को है ना, उसको दही में बदलने का काम करता है, जिसके कारण वो आसानी से पच सके। और पेप्सिन जो है सो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है और ये जठर रस से जो है सो बनता है, जठर ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। आगे आता है हमारा 8वां ग्रंथि, जिसका नाम है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का निर्माण होता है। म्यूकस शरीर से निकलने वाले चिपचिपा पदार्थ होते हैं, जैसे जो नाक के द्वारा निकलता है वो भी म्यूकस कहा सकता है ना। तो ये भोजन को निगलने में मदद करता है, ये म्यूकस है ना, भोजन को चिपचिपा पदार्थ जो सो माध्यम प्रदान करता है, जिसके कारण आसानी से निगला जा सके। तो गर्सिका में जो सो म्यूकस का निर्माण होता है। मलाशय में, बड़ी आंत के सबसे नीचे वाला भाग मलाशय में भी जो है सो म्यूकस का निर्माण होता है और ये गर्सिका तथा मलाशय दोनों जगह पे पाए जाते हैं। अन्य कई भागों में म्यूकस का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिया 8 ग्रंथि। अब देखेंगे इसी का एक ग्रंथि और जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि भी है, अकृत के बारे में। तो अब देखते हैं हम लोग अकृत के बारे में। तो अब देखेंगे हम लोग 8वां ग्रंथि, सबसे 9वां ग्रंथि, जिसका नाम है अकृत। अकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। ये ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है सो अकृत होता है। ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ये हेपेटिक कोशिका का बना होता है।
यकृत हेपेटिक कोशिका का बना होता है और यह हेपेटिक कोशिका में सेंट्रोसोम सबसे अधिक उपस्थित होता है, जिसके कारण इसमें बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है, बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है। यानी चाकू से लग गया, किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया तो तुरंत वो जो है कोशिका नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। तो सबसे तेजी से हमारे शरीर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन यकृत में होती है। कहाँ होती है? यकृत में होती है। आगे बोले देखो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त को जमाने का काम करता है, क्लॉटिंग करने का कार्य करता है। लेकिन ये इतना बदमाश है दोनों कि रक्त को अंदर भी जमा देगा, नस के अंदर ही जमा देगा, क्लॉटिंग कर देगा और नस फट जाएगा यदि जम गया तो प्रेशर के कारण। तो उसको रोकने के लिए, ये दोनों को रक्त जमाने से रोकने के लिए एक नया पदार्थ स्रावित करता है यकृत, जिसका नाम है हेपरिन। लेकिन हेपरिन के पास समस्या क्या है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो मर जाता है। अब जैसे कट जाते हैं हम लोग, रक्त खून बाहर आता है, अब बाहर आने के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, हेपरिन मर गया। अब जैसे हेपरिन मरता है तो ये दोनों मिलकर रक्त को जमा देता है। आगे बिलिरुबिन का भी स्रावित करता है यकृत। बिलिरुबिन पीला रंग का एक पदार्थ होता है और ये बिलिरुबिन लेटरिन के रंग को पीला रंग प्रदान करता है। साथ ही साथ वहां उत्पन्न बैक्टीरिया वगैरह जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उसको मारने का भी कार्य करता है। कौन? बिलिरुबिन। तो यदि बिलिरुबिन बढ़ गया, यानी तेलीय पदार्थ, भोजन वगैरह हम लोग अच्छे से नहीं किए, होटल का खाना बहुत ज्यादा खाए, तो ये बिलिरुबिन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, यकृत खराब हो जाता है, जिसके कारण पीलिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ये पीलिया रोग 3 स्टेज के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। यदि हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस सी, तो व्यक्ति का मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। तो हेपेटाइटिस सी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आगे आता है विलिवर्डिन। विलिवर्डिन पदार्थ स्रावित होता है इसी से, यकृत से। यकृत में पीत रस स्रावित होता है और पीत रस यकृत से तो बना, लेकिन जमा यकृत में नहीं रहता है, वो जमा रहता है पित्ताशय में, थैली रहता है इसी यकृत से जुड़ा हुआ। तो पीत रस का निर्माण हुआ यकृत में, लेकिन जमा कहाँ रहेगा? पित्ताशय में। पूछता है कि पीत रस कहाँ पाया जाता है? तो पित्ताशय में। लेकिन उसका निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। तो वो पीत जो पाया जाता है उसका हरा रंग जो होता है, हरे कलर का होता है, वो हरा रंग उस विलिवर्डिन के कारण होता है। तो पीत को हरा रंग कौन प्रदान करता है? विलिवर्डिन। विलिवर्डिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यकृत से। आगे आता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है और ये ग्लाइकोजेन तभी जो है सो फिर से ग्लूकोज में बदल जाता है जब हमको ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। और ये ग्लाइकोजेन जो ऊर्जा के रूप में जमा कर लिया गया है, ये फिर से ग्लूकोज बन जाता है। परंतु बियर वगैरह का जो सेवन करने लगते हैं उसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में नहीं बदल पाता है और ग्लाइकोजेन में नहीं बदलने से जितना ग्लूकोज हम ग्रहण करते हैं, जितना खाना पीना खाते हैं, सब शरीर में जो आ जाता है ये ग्लूकोज में नहीं ग्लाइकोजेन में नहीं बदलता है, जिसके कारण शरीर बहुत तेजी से वृद्धि करने लगता है और वो मोटा बन जाता है। तो लोग कहते हैं कि बियर पिएगा तो मोटा जाएगा, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो ग्लाइकोजेन नहीं बन पा रहा है, सीधे ग्लूकोज बन जा रहा है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन में नहीं बदल रहा है। अब शरीर तो वृद्धि कर जाएगा लेकिन आंतरिक स्टेमिना घट जाएगा। सीढ़ी पे चढ़ेगा तो हफनी हटा लेगा, ऊपर चढ़ के बोलेगा अब नहीं पा रहे हैं चढ़ने के लिए। तो आंतरिक स्टेमिना घट जाता है किसके कारण? बियर के पीने से। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में नहीं बदल पाता है। आगे आता है ये कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है और यदि वसा कोलेस्ट्रॉल में बदल गया तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए घातक होता है। हम खाते जा रहे हैं तो उसको खर्च भी करना चाहिए। हम खा रहे हैं, जिस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं उस ऊर्जा को काम करके बाहर निकालना भी चाहिए। नहीं निकालेंगे तो वसा बन जाएगा और वसा के बाद फिर कोलेस्ट्रॉल बनेगा और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ गया तो हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने हैं, उनका मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुआ था, है ना। तो आगे आता है कि ये शराब जो लोग पीते हैं, हमारे यकृत में हेपेटिक नामक कोशिका पाया जाता है। एक और कोशिका होता है जिसका नाम है कुफर कोशिका, कुफर सेल। कुफर सेल क्या करता है? हमारे शरीर में जितने भी जहरीली पदार्थ होते हैं, ये जहरीली पदार्थ को अवशोषित कर लेता है और जहरीली पदार्थ को अपने और अवशोषित करने के बाद क्या होता है? ये कुफर कोशिका मर जाते हैं।
लेकिन मरने से कोई घाटा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कुफर कोशिका मरेगी, हेपेटिक कोशिका में सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा तुरंत विभाजन कर देगा और फिर से नया कुफर कोशिका बना देगा। अब ये कुफर कोशिका यदि मर गया तो नया कोशिका तुरंत बन भी जाएगा, परंतु समस्या वहां उत्पन्न हो जाता है कि जब खूब दारू पीने लगते हैं, ढक्कर ढक्कर पीते हैं, दिन रात करके लोग दारू पीने लगते हैं, तब उस समय ये कुफर कोशिका बहुत ज्यादा क्षति हो जाता है और सीधे लीवर ही खराब हो जाता है। और यदि लीवर खराब हो गया तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, निश्चित हो जाएगी। बच्चों में भ्रूण में जो रक्त का निर्माण होता है वो यकृत के ही ऊपर एक प्लीहा पाया जाता है, प्लीहा, वो प्लीहा में होता है। लेकिन युवावस्था में हम लोगों में जो है रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं। बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में। बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में। हम लोगों में युवावस्था में, युवाओं में जो है रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। एक काम एक और करता है ये कि जो अमोनिया सब खतरनाक पदार्थ है वो, तो ये अमोनिया को अधिक खतरनाक पदार्थ से यूरिया में कम खतरनाक पदार्थ में बदल देता है। ये अमोनिया को कौन सी बदल देता है? यूरिया में। अमोनिया को बदलने का काम यूरिया में कौन करता है? यकृत करता है। पोस्टमार्टम के दौरान जो आदमी का मृत्यु हो जाता है, यदि कुफर कोशिका में क्षति पाया गया तो जान जाता है कि जहरीला पदार्थ के कारण ये जो मरता है। अब इसमें क्षति पाया गया, इसके कारण मृत्यु हो गया, तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है कि इसको जहर दे के मारा गया है। अब जहर उसको खिलाया गया है या वो स्वयं खाया है, इसका छानबीन फिर पुलिस कर लेती है। तो पोस्टमार्टम में यदि आया है कि उसका मृत्यु जहर के कारण हुआ है, कहीं ना कहीं उसका कुफर कोशिका में क्षति पाया गया है। कुफर कोशिका जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है जहर खाने से। अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ हम लोगों का। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, ये टॉपिक बहिर्स्रावी ग्रंथि, आगे देखेंगे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो इतना याद रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।